चित्रा जी, अशोक जी, और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में सभी ट्रेनर्स, पार्टिसिपेंट्स, मैं एनसीपीसीआर की तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग एक अच्छे काम के लिए, एक नेक काम के लिए आज यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए हैं। देखिए, हम लोग ऑनलाइन ट्रैफिकिंग के प्रिवेंशन पे और क्या क्यूरेटिव एक्शंस होने चाहिए उस पर आज बात करने बैठे। आज के दिन आप सभी को एक बात के लिए और बधाई कि कल ही सोशल मीडिया के लिए भारत सरकार ने कुछ नए रेगुलेशंस, कुछ नई गाइडलाइंस दी हैं और हमारा एक बहुत लंबे समय से जो एक डिमांड हमारी सरकार से चली आ रही थी वो एक्चुअली कल पूरी हुई। तो विश लिस्ट का आपने जिक्र किया था। विश लिस्ट तो ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए जितनी लंबी हो उतना अच्छा, लेकिन खुशी की बात यह है कि सरकार सुन रही है और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे अगर इस तरीके का रेगुलेशन आया है, मैं गाइडलाइन अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आप लोगों से भी गुजारिश है कि उसको ज़रूर पढ़िए। अगर आपके पास वो लिंक नहीं हो तो मैं अभी आपको ये सेशन खत्म होते होते एक बार भेज दूंगा। चित्रा जी, मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ तो आप फिर सबके साथ शेयर करें। बहुत कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन है और हम बच्चों के ऑनलाइन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन में उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको एक बार अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम तुरंत प्लान करना चाहिए और ये जो नई गाइडलाइन आई है उसका कैसे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है वो बताइए और उसका इस्तेमाल अब शुरू हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अभी भी जो हमको लगता है जो गैप्स गाइडलाइन से फिल नहीं हो सकते वो गैप्स अभी भी बाकी हैं जिस पर हम अभी बात करें। एक तरफ जहां ऑनलाइन ट्रैफिकिंग की बात है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश में कोविड की सिचुएशन में समझ में आया कि डिजिटल डिवाइड है। जब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत पड़ी तो हमको समझ में आया कि कुछ बच्चे बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो डिजिटल डिवाइड में दूसरी तरफ हैं, जहाँ पर हमको उनको डिवाइसेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सभी तरीके की चीज़ें देने की जरूरत है। दूसरी तरफ वही मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन भी है जहाँ पे डिजिटल डिवाइस दिए जाने के बाद उनके एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, ये अप्रेंशन। क्योंकि जब हम एक नई दुनिया में बच्चों को जोड़ते हैं तब सबसे पहला केयर एंड प्रोटेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो फैमिली ही दे पाती है। और जहाँ फैमिलीज अवेयर नहीं है, खासतौर पे इंटरनेट की दुनिया में जिस तरीके के हजार्ड्स हैं उनको लेके फैमिलीज की अवेयरनेस ना होना एक बड़ा कारण है। इनफैक्ट कोविड सिचुएशन जो लर्निंग फेज पूरी दुनिया के लिए रहा उसमें कमीशन ने भी काफ़ी कुछ सीखा। एक स्कूल सेफ्टी मैनुअल जो कि कमीशन का है, जिसको अक्रॉस द कंट्री सभी स्कूल्स जिसको फॉलो करते हैं, जो स्कूल्स में बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए एक मैनुअल है जो सभी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस का एक कंपाइलेशन है। उसका भी जो साइबर सेफ्टी वाला पार्ट है हमने उसको रिवैम्प करना शुरू किया। इस तरीके के चैलेंजेस पहले कभी हमारे सामने नहीं आए थे, तो हमने भी उसको रिवैम्प करना शुरू किया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम जो मैनुअल है उसमें साइबर सेफ्टी वाले पार्ट को अमेंड करके प्रस्तुत कर पाएंगे। ऑनलाइन ट्रैफिकिंग में जो जो टेक्निकल के लिए सबसे बड़ा है वो ये था, हो सकता है ये गाइडलाइन आने के बाद हम काफ़ी चीज़ें उसमें से मीट आउट कर पाए, लेकिन जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सोशल मीडिया की दुनिया में जब बच्चे जाते हैं तो कोई विजिलेंस नहीं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जब बिना किसी सुपरविजन के एक नई दुनिया में एंटर कर रहे होते हैं तब निश्चित रूप से वो वल्नरेबल है। और जिस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है जो हमारी इंक्वायरीज में बार बार सामने आया है
वहाँ पे उनको डीप वेब और डार्क वेब को एक्सेस करने के टूल्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ट्विटर पे हो या फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, सभी पे ही अवेलेबल है। दूसरी चीज, जो अब एक बार बच्चा अगर डीप वेब या डार्क वेब की दुनिया में चला गया तो फिर तो वो सभी कनेक्ट हमारे से उसके टूट जाते हैं। फिर तो बिल्कुल भी पता लगने की संभावना नहीं होती कि वो वहाँ पे किन चीजों को लेके वल्नरेबल है। दूसरी चीज जो देखने को आई, वो उनको पोर्नोग्राफिक कंटेंट का एक्सेस है। देखिए, 20 साल पहले और आज की दुनिया में ये अंतर है कि पहले सेंसरशिप के द्वारा जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट वाली मूवीज या इस तरीके की जो वीडियोस हुआ करते थे उनको कंट्रोल किया जाता था। आज हथेली पे कंप्यूटर है और उसमें इंटरनेट है और उसमें सारी तरफ इतनी सारी इंफॉर्मेशन और इतना सारा कंटेंट भरा पड़ा है कि बच्चों तक उसकी पहुंच, वो भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां वो सुपरवाइज्ड नहीं है, ये एक चिंता की बात है। तीसरी चीज ये है कि इन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अनेक प्रकार के इनक्रिप्टेड ग्रुप्स बन जाते हैं। वो बहुत ही खतरनाक है और मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर उस पर आज चर्चा करें तो बहुत ज़रूरी है। हमने ऐसे ग्रुप इंस्टाग्राम पे देखे हैं, हमने ऐसे ग्रुप्स के नुकसान व्हाट्सएप पर भी देखे हैं। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे तो हमको ये भी देखने को आया है कि अ, हम आम लोग आम तौर पे जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं वो मॉडस ऑपरेंडाई ही चेंज हो जाता है। जो नए तरीके के सॉफ्टवेयर खासतौर पे ट्रैफिकर्स यूज करते हैं या जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल को बेचने वाले लोग यूज करते हैं या बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करने वाले क्रिमिनल्स यूज करते हैं, वहां पे हम अप्लाई करके किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। मतलब ये कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स पब्लिक डोमेन में हैं, ऐसी एप्लीकेशंस पब्लिक डोमेन में हैं जिन पे आप अप्लाई करके किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो ये बड़ा ही खतरनाक है और व्हाट्सएप भी इसका अभी तक हमको कोई सॉल्यूशन दे नहीं पाया। हम लगातार उन लोगों के साथ इस पर सख्ती से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि भाई हमारे कंट्रोल के बाहर कुछ चीजें चली जा रही हैं। तो ऐसे में जब ये कंपनीज ही कंट्रोल नहीं कर पा रही है तब जरूरी हो जाता है सोसाइटी को एक सेफ्टी नेट बनाने की। और बच्चों की सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो उनके दोस्त, उनका परिवार, उनका स्कूल, उनके टीचर्स, ये सभी मिलकर बच्चों की एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। तो हमको सभी तरफ किस प्रकार अवेयरनेस जनरेशन के थ्रू हम जा सकें वो देखना है। एक जो दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली भारत में कोई भी बच्चा ऑफिशियली, फॉर्मली, लीगली फोन का इस्तेमाल नहीं करता। ये बात आपको फिर समझने की बात है। जब हम लीगल डेफिनेशंस में जाते हैं तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो वो सिम उनके नाम से इशू हुई होती है? शायद कोई नहीं, क्योंकि भारत में जितनी भी सेलुलर ऑपरेटिंग कंपनीज हैं वो 18 साल से छोटे बच्चों को तो सिम इशू करती ही नहीं है। तो होता ये है कि पेरेंट्स के नाम सिम इशू होती हैं और बच्चे उनको यूज करते हैं। इसका कारण ये है कि ये सारा का सारा मैकेनिज्म गवर्न होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जो ब्रिटिशर्स के जमाने का एक एक्ट है जिसमें 18 साल से छोटे बच्चे किसी कॉन्ट्रैक्ट में बगैर सुपरविजन के नहीं जा सकते। अब देखिए, जब आप बच्चे के नाम सिम इशू करने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करेंगे तो जाहिर बात है वो पेरेंट्स के सुपरविजन में होगा। और यहीं पर कुछ लोग जिनका बिजनेस चलता है बच्चों को निर्बाध इंटरनेट की फैसिलिटीज मिलने से, वो इससे बचना चाहते हैं। इसलिए भारत में अभी तक ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं बना है कि बच्चे सिम को खरीद सके। बच्चे एक सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट में एक सुपरविजन के साथ उनका यूज कर सके। जहां तक राइट टू प्राइवेसी की बात है, तो जहां बच्चों के प्रोटेक्शन की बात आती है वहां राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू प्राइवेसी पे प्रिवेल करता है।
और ये तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन ने बच्चों को राइट टू प्रोटेक्शन दिया ही हुआ है। तो माता पिता के साथ किसी भी प्रकार की बात को शेयर करना राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करता है, खासतौर पे जब ये बात बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी हो, जब एक ऐसे वातावरण से जुड़ी हो जिसमें बच्चे हैं और वो असुरक्षित हो सकता है। तो यहाँ पे ये बात करने की ज़रूरत है। ये मैकेनिज़्म पे हम लोग बात कर रहे हैं अथॉरिटीज़ के साथ और कोशिश कर रहे हैं कि कोई हल निकले, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है देश में। और आप सभी से गुज़ारिश ये है कि जब आप ट्रेनिंग्स देते हैं तो माँ-बाप को ये ट्रेनिंग ज़रूर दें कि वो बच्चों को शुरू से सिखाएँ। बच्चों को हमेशा बताएं और दोस्त बन के बताएं कि वो इंटरनेट पे जो कुछ कर रहे हैं वो उनके माता पिता से अगर शेयर करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। देखिए, एक जो ये जनरेशन पूरी की पूरी मोबाइल फोन हाथ में लेके बड़ी हुई है और होती जा रही है, उसमें और पिछली जनरेशन में अंतर ये है कि स्कूल में बच्चा किसके साथ बात करता है, किसके साथ दोस्ती है, कौन उसके टीचर्स हैं, वो ये जानते हैं। स्कूल से घर किसके साथ आता है, स्कूल जाता किन लोगों के साथ है बच्चा, ये मोहल्ले पड़ोस वाले रेगुलर रिपोर्टिंग कर देते हैं। ये विजिलेंस का सिस्टम जो है वो धराशायी हो चुका है आज की तारीख में भारत में, जब उसकी दुनिया ही पूरी की पूरी उसके मोबाइल फोन में है। तब किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअली उसके दोस्त कौन है, वो किनके साथ बात कर रहे हैं। जो एक भारतीय परंपरा में रोक टोक का एक 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 सिस्टम था, जिसको माता पिता बोलते थे कि नहीं ये ठीक नहीं है, इससे दोस्ती ना करो, और जनरेशन गैप में वही झगड़े होते थे कि मेरा दोस्त कौन होगा, मेरी किससे दोस्ती होगी, ये मेरे माता पिता तय नहीं करेंगे। हमारे जो काउंसलर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, उनको भी ये सिचुएशन डील करने में एक एक एक्सपर्टीज हासिल हो चुकी थी अभी तक तो, लेकिन अब ये दुनिया बदल गई है। अब माता पिता भी नहीं जानते कि एक्चुअली बच्चों के दोस्त कौन है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों को भी माता पिता को बताना जरूरी है और माता पिता को भी बच्चों से प्यार से संभाल के समझा के ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली उनकी दोस्ती किन लोगों से है। कहीं उनके दोस्त की शक्ल में कोई ट्रैफ़िकर उनका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। वो भी ख़ास तौर पे जब शिकायतें हमारे पास आती हैं, जिस तरीके की केस स्टडीज़ हमारे पास आती हैं, आप विश्वास करिए, झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह। गिरिडीह एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे है, नक्सलाइट प्रभावित इलाका था, अभी धीरे-धीरे विकास की पटरी पे आ रहा है। 2 साल पहले हमारी बेंच के दौरान हमको पता चला, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टल वहाँ पे था उस डिस्ट्रिक्ट में एक, वहाँ पे रहने वाली बच्चियों को, लड़कियों को हॉस्टल के गेट पे कोई दुकान चलाने वाला मोबाइल गिफ्ट करता था और ऐसे 2-3 इंसिडेंट सामने आए। ये एक बहुत खतरनाक बात है क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो ट्रैफिकर्स के पास से रेस्क्यूड होके अपना रिहैबिलिटेशन वहाँ उस हॉस्टल में कर रहे थे। उनको रिहैब किया गया था और वो सोसाइटी में दोबारा मेनस्ट्रीम होने की तैयारी में। तो ये एक बड़ी समस्या हमको वहाँ देखने को मिली। उस मामले में एफआईआर हुई। दूसरी चीज़ जो बच्चों को खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पे ट्राइबल इलाकों में, खासतौर पे छोटे शहरों में देखने को आती है, रिचार्ज करवा देने का लालच। टेंडर एज में जब पॉकेट मनीज कम होती हैं, बच्चों के पास पैसे नहीं होते, मोबाइल में रिचार्ज करवा देने का लालच जो है, वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिकर आजकल यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इस तरीके से कहीं ना जाए। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमारे यहाँ तो बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव सिम ही नहीं दी जाती, तो हम पकड़ेंगे कैसे? तो ये कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। आप मुझे लगता है कि स्पेस टू ग्रुप को इस तरीके की कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए उनके लिए भी, जो अलग-अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के रिटेलर्स हैं, जो सिम बेचते हैं, जो डेटा बेचने का काम करते हैं, कि भाई ये उनकी ज़िम्मेदारी है और वो लोग अगर बच्चों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बेचते हैं, लीक करते हैं या बेचते हैं, तो वो अपराध कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि वो अपराध कर रहे हैं, इसलिए उनको पता होना चाहिए। कितने ही केसेस में ये सामने आया है कि मोबाइल रिचार्ज कराने वाले के रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी बेच दी जाती है, खासतौर पे गर्ल्स स्कूल्स के आस-पास, गर्ल्स कॉलेजेस के आस-पास।
तो ये चीज़ें बहुत ही खतरनाक है और आपसे ये अनुरोध है कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, उनके रिटेलर्स के लिए, उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स की चेन के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है कि उनको सेंसिटाइज़ किया जाए कि उनकी अकाउंटेबिलिटी है भाई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते। तो आप लोग जब ये आज बात करेंगे, ट्रेनिंग्स में बात करेंगे, तो कोई चीज़ें और भी निकल के आएँगी और आपकी प्रैक्टिसेज़ से, आपके एक्सपीरियंसेस से जो आप कमीशन को शेयर करेंगे, तो हमारा भी उससे ज्ञानवर्धन होगा। और ये ऑनलाइन ट्रैफ़िकिंग और इस तरीके की चीज़ें तो ऐसी हैं, जिस पे जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हमको मिल सकेंगे दूसरों के, आप सभी के, उनसे कमीशन भी अपने आप को इक्विप्ड कर पाएगा और अच्छी तरीके से इस लड़ाई को लड़ने में। आप सभी ने मुझे बुलाया, सुना, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये जो शुरुआत है, रिलेशन हमारा हमेशा आगे बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रियांक सर। आपने कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को बताया और शेयर किया। आई थिंक एक तो डेफिनेटली आई थिंक यू नो आई एम श्योर वी ऑल वांट टू कंग्रेचुलेट कि हमारे पास सरकार की तरफ से अब गाइडलाइन आ गई है और हम डेफिनेटली उस गाइडलाइन को डीप डाइव और स्टडी करेंगे और नेक्स्ट जो भी ट्रेनिंग उसके लिए भी करना होगा हम डेफिनेटली करना चाहेंगे वो ट्रेनिंग। उसके अलावा जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया प्रियांक सर, एक तो विजिलेंस का और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने का। आई थिंक विदाउट पेरेंट्स या फिर टीचर्स और जो लोग सबसे ज़्यादा बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे या फिर उनको नहीं समझाएंगे तो ये आगे हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड डेफिनेटली वील टेक दैट पॉइंट आपने जो बताया मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर कमांडर अशोक विल ऑल्सो अग्री टू दिस। जितना भी हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस देखे हैं और वेस्ट बंगाल में या फिर इन द डीप डाइव हॉटस्पॉट्स हमने देखा है कि ल्योरिंग ऑफ चिल्ड्रन एक बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है जिससे ट्रैफिकिंग होता है। वो चाहे ऑनलाइन स्पेस में हो या ऑफलाइन स्पेस में, ल्योरिंग इज द वन की वे इन विच ट्रैफिकर्स अटैक चिल्ड्रन। सो वी डेफिनेटली टेक ऑल योर पॉइंट्स एंड थैंक यू सो मच सर। सर सिर्फ एक सवाल किसी पार्टिसिपेंट ने भेजा है और मैं चाहती हूँ कि आपसे ये सवाल पूछा जाए। सर ये अदिबुल हैं, ये एक्चुअली कम्युनिटी लेवल पे हैं फ्रॉम झारखंड। उनका सवाल है कि सर बाल संसद और बाल संरक्षण समिति का क्या रोल होता है और इसका कंट्रोल किसके पास होता है और किसके पास है। और मुझे इतना पता है कि ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है सर कि कई जगह पे बाल संसद बने हैं और बाल संरक्षण समिति बनी है और वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता है कि बक कहाँ स्टॉप होता है, किस तरीके से अगर उसको आगे बढ़ाना है या फिर उनकी समस्याओं को आगे लेके जाना है, किस तरीके से किया जा सकता है। सो ये अधिबुल का सवाल है। देखिए, जिला स्तर पे एक जिला बाल कल्याण समिति होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहलाती है वो, और वो अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बच्चों के हक में फैसले लेने के लिए एक बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट की तरह एम्पावर कानून द्वारा किया गया है। तो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज के सामने अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चों से जुड़ी जो समस्याएं, हर थाने में, हर पुलिस चौकी में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर ऐसा होता है जो डेजिग्नेटेड होता है बच्चों से जुड़े मामले सुनने और उनके समाधान के लिए, उन पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए। तो ये दो चीजें अगर एक्टिविस्ट याद रखेंगे कि एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है और एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, तो हम जो त्वरित बच्चों को मदद करने वाली बात है वो यहाँ से